आज हम लोग जून 2023 का जो पेपर देख रहे थे उसके आगे देखेंगे और 37 नंबर क्वेश्चन सूची 1 सूची 2 से मिलान कीजिए। एक में बुक दिया हुआ है और एक में उसके राइटर दिए हैं ज्योतिबा फूले, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, स्वामी विवेकानंद, दक्षिणा रंजन मित्र मजूमदार। देखिए जो और अब बुक का जो नाम है लाइफ ऑफ शिवाजी ए नेशन इन मेकिंग, भक्ति योग, ठाकुर मार झूली। ज्योतिबा फूले की जो किताब है वो लाइफ ऑफ शिवाजी है, तो ए का फर्स्ट। बी सुरेंद्रनाथ बनर्जी, तो सुरेंद्रनाथ जो बनर्जी ए नेशन इन मेकिंग इन्होंने लिखा है, तो बी का सेकंड है। और फिर स्वामी विवेकानंद, तो भक्ति योग जो है ये स्वामी विवेकानंद की रचना है। और डी जो है दक्षिणा रंजन मित्र मजूमदार, इन्होंने जो लिखा है वो ठाकुर मार झूली। तो इस डी का फोर्थ, सी का थर्ड, इस हिसाब से जो है आपका आंसर जो होगा वो बी वाला, ए का 1, बी का सेकंड, सी का थर्ड और डी का 4। अब दूसरा क्वेश्चन, अच्छा इसी में कुछ ज्योतिबा फूले के बारे में महत्वपूर्ण बातें इंपॉर्टेंट है। ज्योतिबा फूले अक्सर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ज्योतिबा फूले ने 1873 ईस्वी में सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी और इन्होंने कई रचनाएं लिखी हैं। उन रचनाओं में एक महत्वपूर्ण है गुलामगिरी, दूसरा धर्म तिथि रत्न, छत्रपति शिवाजी, और इसमें शिवाजी को एक शुद्ध राजा के रूप में दर्शाया गया है। ये 3 महत्वपूर्ण किताबें हैं जो ज्योतिबा फूले से संबंधित हैं। इसको आपको ध्यान रखना है, अक्सर एग्जाम में अलग से पूछा जाता है या मिलाने को दे देता है। अब 38 नंबर, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? किसी पराशर एवं किसी सुक्ति किसी विषयक ग्रंथ है। ये बात सही है कि जो किसी पराशर है और किसी सुक्ति किसी विषयक ग्रंथ है, किसी से संबंधित रचना है। किसी पराशर को ऋषि पराशर ने लिखा था, किसी पराशर को ऋषि पराशर ने लिखा था, ये सही है। बी बुद्ध बृहदोल या बड़े हल का उल्लेख जोधपुर से प्राप्त 10वीं शताब्दी के एक अभिलेख में मिलता है, तो जो बी वाला है ये गलत है, बी गलत है। अब सी देखिए, पर्याय मुक्तावली भूकर्षण की किसी विषयक तकनीकियों से संबंधित है। तो ये जो पर्याय मुक्तावली है ये भी स्टेटमेंट क्या है, गलत है। ये भूकर्षण की किसी विषयक तकनीकों से संबंधित नहीं है, बल्कि ये सुगंधित पदार्थों से संबंधित है और इसमें सुगंधित पदार्थों का उल्लेख है, सुगंध से संबंधित है, खुशबू से संबंधित है। और उन जो उस समय खुशबूदार जो पदार्थ हुआ करते थे उसका उल्लेख पर्याय मुक्तावली में दिया गया। तो सी जो दिया हुआ है वो गलत है। अब बी सी में क्या हो जा रहा है, गलत हो जा रहा है। डी वापी का निर्माण आरंभिक मध्यकालीन भारत के राजस्थान एवं गुजरात में लोकप्रिय हुआ। तो यह बात सही है कि वापी का जो निर्माण है ये आरंभिक मध्यकालीन भारत के राजस्थान और गुजरात में काफी लोकप्रिय हुआ था। ई कृषि संबंधित विस्तृत निर्देश अग्नि पुराण एवं विष्णु धर्मेत्तर पुराण में पाया जाता है। तो कृषि का जो उल्लेख है, कृषि संबंधी विस्तृत निर्देश दिया गया है, अग्नि पुराण में दिया गया, विष्णु धर्मोत्तर पुराण में भी दिया गया है। ये ई वाला सही है। इस हिसाब से ए डी और ई, ए डी ई जो है आपका सही है और ए डी ई, डी वाला जो है वो सही है। ये जो कृषि पराशर है, जो हमने बताया आपको कि इसकी रचना ऋषि पराशर ने की थी, संस्कृत भाषा में है और कृषि से संबंधित ये ग्रंथ है। और नारद स्मृति में भी कृषि संबंधी उल्लेख दिया गया है। नारद स्मृति जो है उसमें भी कृषि संबंधी उल्लेख दिया गया है, कृषि का उल्लेख है, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। 39 मिन्हाज सिराज के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस स्थान का उल्लेख शहर नाव के रूप में किया जाता है? मिन्हाज सिराज जो है ये दिल्ली सल्तनत के समय के विद्वान रहे हैं
स्कॉलर रहे हैं, इन्होंने कई किताबें भी लिखी हैं। और तो ए लश्करगाह, बी किलोखरी, सी महरौली और डी तुगलकाबाद। तो इसमें जो है मिनाज और सिराज के संदर्भ में किस स्थान को उल्लेख शहर नाव के रूप में किया गया है, तो वो है किलोखरी। किलोखरी इसका आंसर है। देखिए मिनाज और सिराज ने शहर नाव या शहर नौ का उल्लेख किया है। और कैकुबाद जब का राज्यारोहण होता है, 6 माह बाद वह लाल महल जो किला था उसको छोड़ देता है और दिल्ली के निकट यमुना नदी के पास किलोखड़ी की स्थापना करता है, यह उल्लेख। लेकिन रेवल्टी के अनुसार जो है रेवल्टी इस बात को स्वीकार नहीं करते हैं। उनका कहना है कि नासिरुद्दीन महमूद के समय में ही मिनाज सिराज ने उल्लेख किया है, वहां एक भव्य महल बनवाया और वहीं निवास करने लगा। तो कहने का मतलब यह है कि एक तरफ इसके लिए कहा जाता है कि इसको कैकुबाद ने बनवाया था, तो दूसरी तरफ रेवल्टी के अनुसार मिन्हाज ने इसका उल्लेख पहले किया है और इसके अनुसार नासिरुद्दीन महमूद ने इसको बनवाया था, इसका उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट 40, निम्नलिखित को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चन हैं। प्रथम अफगान युद्ध, फिर सिंध विजय, फिर प्रथम आंग सिख युद्ध, फिर ड्रिंक वाटर बेथुने द्वारा कलकत्ता में हिंदू गर्ल्स स्कूल का प्रारंभ, फिर द्वितीय आंग बर्मा युद्ध। तो इसमें देखिए ध्यान रखिए कि ऐसे तो सारी घटनाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं और इन घटनाओं से अलग से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें प्रथम अफगान युद्ध जो है, सबसे पहले क्या हो रहा है, प्रथम अफगान युद्ध हो रहा है 1839 से 1842 के बीच। 1839 से 42 के बीच प्रथम अफगान युद्ध हो रहा है। और ये किसके बीच हो रहा है, ये अफगान शासक दोस्त मोहम्मद और अंग्रेजों के बीच हो रहा है। ये अफगान शासक दोस्त मोहम्मद और अंग्रेजों के बीच हो रहा है। अब फिर दूसरा क्रम अगर देखा जाए तो सिंध विजय आ जाएगा 1843। सिंध विजय कब हो रही है, 1843 में हो रही है। सिंध विजय में महत्वपूर्ण भूमिका चार्ल्स नेपियर की होती है और गवर्नर एलन बरो के समय में सिंध का विलय हो जा रहा है। सिंध का विलय अंग्रेजी साम्राज्य में गवर्नर एलन बरो के समय में हो रहा है। तीसरी जो है महत्वपूर्ण घटना है आंग सिख युद्ध, जो 1845 से 46, इसमें 1900 दिया है, ये गलत है। 1845 से 46 के बीच हो रहा है। और प्रथम आंग सिख युद्ध किसके बीच हुआ, सिख सेना और अंग्रेजों के बीच हुआ। दिलीप सिंह और अंग्रेजों के बीच यह हो रहा है। तो तीसरा हो गया। अब चौथा जो है, ड्रिंक वाटर बेथुने द्वारा कलकत्ता में जो हिंदू गर्ल्स कॉलेज की स्थापना हो रही है, ये 1849 की घटना है, 1849 की। नेक्स्ट, द्वितीय आंग बर्मा युद्ध। द्वितीय आंग जो बर्मा युद्ध है, ये 1852 और 53 में हो रहा है। द्वितीय आंग बर्मा युद्ध 1852 और 53 में हो रहा है और ये अंग्रेज और बर्मा के बीच हो रहा है। इस युद्ध के बाद पीगू का विलय अंग्रेजी साम्राज्य में हो जा रहा है। इस युद्ध के बाद पीगू का जो विलय है वे अंग्रेजी साम्राज्य में हो जा रहा है। और इस कारण से बर्मा के राजा मिदन मिन को अपनी राजधानी मांडले स्थानांतरित करनी पड़ी। पहले इनकी राजधानी पीगू थी। जब पीगू का विलय अंग्रेजी साम्राज्य में हो जा रहा है द्वितीय आंग बर्मा युद्ध के बाद, तो फिर अब बर्मा के राजा मिदन मिन को अपनी राजधानी जो है मांडले स्थानांतरित करनी पड़ी। तो ये 5 घटनाएं हैं और इसको ध्यान रखिए, इस हिसाब से सी वाला आंसर सही है। इसको याद करने के लिए तो डेट तो बहुत जरूरी है ही है, ठीक है। और अगर मान लीजिए यही आ जाता है और आपको डेट कंफ्यूज होते हैं, तो उसमें आप एक मैथमेटिक्स फार्मूला लगाइए। देखिए कि अफगान युद्ध पहले, अफगान युद्ध प्रथम, तो अस्सी सिबेब अगर आप याद रखेंगे 80 सिबेब, तो ये आप सही कर लेंगे। कैसे, आ से अफगान, प्रथम अफगान युद्ध, ठीक है। अफगान युद्ध प्रथम जो 1839 से 1842 के बीच हो रहा है। फिर 80 सा से सिंध विजय 1843 में हो रही है। 80 के बाद
सिबेब, सी से सिख युद्ध, प्रथम आंग सिख युद्ध 1845 और 46 में हो रहा है। और सिबेब बे से बेथुने ने कलकत्ता में जो है गर्ल्स स्कूल कॉलेज की स्थापना की थी, 1849 में हो रहा है। और फिर सिबेब पा से फिर बर्मा युद्ध, द्वितीय आंग बर्मा युद्ध 1852-53 में हो रहा है। तो इसको भी जो है आप याद करके अपने आंसर को सही कर सकते हैं। अब नेक्स्ट 41, नेक्स्ट जो है वो 41 है। 41 प्राचीन भारत में निम्नलिखित में कौन तटीय बंदरगाह मोतियों मछलियों के लिए प्रसिद्ध था? ए अरिकामेडु, बी कावेरीपट्टनम, सी जो है किलादरी और डी कोरकई। कोरकई जो है ये मछली के लिए और मोतियों के लिए काफी फेमस था। देखिए संगम काल एक महत्वपूर्ण काल है और इसमें पांडव राज की राजधानी चेर चोल पांडे संगम काल में आते हैं और पांडे राज की राजधानी मदुरै से, ये महत्वपूर्ण यहाँ से प्रश्न बनता है। और ये जो मदुरै था ये सूती वस्त्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण था, सूती वस्त्र के निर्माण केंद्र के रूप में जाना जाता था और यहाँ से मोती का भी उत्पादन होता था संगम काल में। और ये मदुरै से जहाज के निर्माण, मोती और जहाज के उद्यम की जानकारी मिलती है। और एक खास बात, बड़े जहाज को संगर कहते हैं। जो बड़े संगर किसे कहते हैं, संगर किससे संबंधित है? संगर जो है पांडे काल, संगम काल से संबंधित है और ये जो है बड़े जहाज को कहा जाता था। और ये जो पांडे राज में कोरकई या कोलची में मोती उद्योग का केंद्र था और यहाँ से मोती और मछलियों का जिक्र जो मिलता है, ये कौन कौन करते हैं ये याद रखिए। कौन? प्लिनी, पेरिप्लस और अरसास में किया गया। प्लिनी ने किया इसका उल्लेख, पेरिप्लस में किया गया है और अरसास में इसका उल्लेख किया गया है। और ये जो मोती निकालने का कार्य कौन लोग करते थे? संगम काल में मदुरै से मोती निकालने का कार्य मुख्य रूप से बंदियों द्वारा किया जाता था। जो कैदी होते थे, जो बंदी होते थे, उनके द्वारा किया जाता था। एक महत्वपूर्ण बात और ध्यान रखिए, अक्सर पूछा जाता है संगम काल के प्रमुख बंदरगाह, मेन पोर्ट कौन से थे? पहला अरिकामेडु, पहला क्या था? अरिकामेडु। दूसरा कावेरीपट्टनम, तीसरा नौरा टोंडी मुसिरी, नौरा टोंडी था। तीसरा क्या था? नौरा टोंडी था। चौथा मुसिरी था और नेल्सिडा। ये 5 जो है संगम काल के प्रमुख बंदरगाह के रूप में जाने जाते हैं। अरिकामेडु, कावेरीपट्टनम, नौरा टोंडी, मुसिरी और नेल्सिडा। नेक्स्ट 42 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? वर्ष 1649 में अंततः कंधार मुगलों के कब्जे से सफवियों के अधीन आ गया। देखिए सफवी भी साम्राज्य था और जो मध्य एशिया में देखने को मिलता था। तो ये कथन क्या है? ये सही है। अब बी, जहांगीर के शासनकाल में मुगल बंगाल पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने में विफल है। ये गलत बात है। क्यों? क्योंकि जहांगीर के शासनकाल में मुगल बंगाल पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने में विफल नहीं रहे। क्या रहे? सफल रहे। तो बी क्या है? गलत है। ये सही है। शाहजहां ने मेवाड़ के राजा राज सिंह पर चित्तौड़ पर पुनः किलेबंदी करने के लिए उसके विरुद्ध कार्रवाई की। ये बात भी सी सही है, क्योंकि शाहजहां ने मेवाड़ के राजा राज सिंह को ये कहा था वो चित्तौड़ की पुनः किलेबंदी नहीं कर सकते हैं, लेकिन इन्होंने की थी, इसलिए उसने इनके विरुद्ध कार्रवाई की। तो ए और सी क्या है? सही है। नेक्स्ट देखिए स्टेटमेंट डी, शाहजहां हुमायूं और गढ़वाल के राजाओं को मुगल अधिपति स्वीकार कराने में विफल रहा। तो डी वाला भी गलत है। क्या? कि शाहजहां जो था वो हुमायूं और गढ़वाल के शासकों को मुगल अधिपति स्वीकार कराने में विफल नहीं रहा। क्या रहा? सक्सेस रहा, सफल रहा। तो डी गलत है। अब सी, डी के बाद ई आ गया। वर्ष 1632 ईस्वी में शाहजहां द्वारा हुगली पर किए गए आक्रमण का पुर्तगालियों द्वारा सफलतापूर्वक प्रतिरोध किया गया। तो ये भी गलत है। पुर्तगालियों द्वारा सफलतापूर्वक प्रतिरोध नहीं किया गया था, क्योंकि हुगली पर शाहजहां ने क्या कर लिया था? विजय कर लिया था, उसे जीत लिया था। तो इस हिसाब से डी, ए और सी सही है, बाकी सारी इंफॉर्मेशन क्या है? गलत है। देखिए कुछ खास बातें
जो यहाँ से इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में पूछा जाता है। देखिए अकबर के समय में 1576 में, अकबर के समय में 1576 में बंगाल और बिहार को मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया था और औरंगजेब के समय में यह स्थिति बनी रही। शाहजहां ने 1632 में हुगली को का घेरा डालकर पुर्तगालियों को दंडित किया था, पुर्तगालियों को दंडित किया था। और इसी समय ईरान के शाह अब्बास द्वितीय ने मदेशिया में मुगलों की असफलता का लाभ उठाकर 1649 ईस्वी में जो है क्या किया, कंधार को जीत लिया था। शाह अब्बास द्वितीय ने, सफवी शासक ने कंधार को जीत लिया था। और कुमायूं के राजा जो बाज बहादुर चंद थे, जब शाहजहां ने उन पर कार्रवाई की, उसको जीता, तो बाज बहादुर चंद ने सैन्य मदद देने का वचन किया था। किसने जो है शाहजहां को सैन्य मदद देने का वचन किया था, तो वो कौन था, कुमायूं के राजा बाज बहादुर चंद। अब नेक्स्ट 43 क्वेश्चन, ये भी लेखक और पुस्तक से संबंधित है। लिस्ट 1 लिस्ट 2 है, इसको मिलाना है। युवाल ए हरारी, फिर वी गार्डन चाइल्ड, सी ए एल बासम और डी ब्रेन एम फेगर। अब बुक दिया है 1 पीपुल ऑफ द अर्थ, 2 होमोडियस और सी पीसिंग टुगेदर द पास्ट और 4 जो है ए कल्चर हिस्ट्री ऑफ इंडिया। अक्सर क्वेश्चन इस टाइप के आ रहे हैं, आपको ध्यान रखना है। तो देखिए इसमें पहला ए जो है युवाल एन हरारी है, हाथ से हरारी है और हाथ इसमें आपको क्या दिख रहा है, हाथ से होमोडियस। तो ध्यान रखना है हरारी ने होमोडियस को लिखा था। तो ए का सेकंड है, इस हिसाब से ए का सेकंड अगर आप देखेंगे तो बी वाला आंसर आपका सही है। और चीज देख लीजिए, ऐसे एक ही इंफॉर्मेशन से आपका आंसर आपको मिल जा रहा है। और इंफॉर्मेशन की ओर ध्यान दीजिए। वी गार्डन चाइल्ड, ये जो वी गार्डन चाइल्ड हैं, इनकी बुक का नाम पीसिंग टुगेदर द पास्ट है। वी गार्डन चाइल्ड की बुक का नाम पीसिंग टुगेदर द पास्ट, या ध्यान रखिएगा, आगे वाले एग्जाम में, आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है। और फिर ए एल बासम एंशिएंट हिस्ट्री के स्कॉलर रहे हैं और इन्होंने जो किताब लिखी उसे ए कल्चर हिस्ट्री ऑफ इंडिया, एल बासम। सी का 4, ठीक है, और बी का 3rd था, सी का 4 है। अब डी ब्रेन एम फैगन जो है पीपुल ऑफ द अर्थ फैगन ने लिखा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 44, विजयनगर राज्य से संबंधित निम्नलिखित कौन सा कथन सही है? विजयनगर राज्य से संबंधित निम्नलिखित कौन सा कथन सही है? तो ए राज नामक प्रशासनिक इकाई प्रधानी कहे जाने वाले एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी के अधीन होता था। तो देखिए ये बात सही है कि राज नामक जो प्रशासनिक इकाई थी उसका जो प्रमुख होता था वो प्रधानी कहा जाता था। अब नेक्स्ट बी, प्रत्येक राज्य का मुख्यालय सीमा कहलाता था। प्रत्येक राज्य का मुख्यालय सीमा नहीं कहलाता था, ये गलत है बी। सी, राज संपूर्ण 16 शताब्दी के दौरान एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक राजस्व इकाई थे। राज केवल प्रशासनिक राजस्व इकाई नहीं थे, ये राजस्व और प्रशासनिक दोनों इकाई थे। राज क्या था? राजस्व भी था, प्रशासनिक दोनों इकाई थे। तो ये सी भी गलत है। टी, राज्यों का सृजन तुलु वंश के शासकों द्वारा किया गया। राज्यों का जो सृजन था और ये जो विजयनगर साम्राज्य थे, इनकी स्थापना किसके समय में हुई थी? हरिहर और बुक्का राव के समय में हुई थी, तुलु वंश के समय में से पहले हुई थी। ठीक है, डी भी गलत है। तो इसमें ए सिर्फ सही है। अब विजयनगर साम्राज्य बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं, तो कुछ महत्वपूर्ण बातों को विजयनगर साम्राज्य के संदर्भ में ध्यान रखिए कि विजयनगर साम्राज्य एक मंत्रिपरिषद हुआ करती थी, जो प्रशासनिक संस्था थी। मंत्रिपरिषद क्या थी? एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशन थी, और इसका प्रमुख अधिकारी प्रधानी या महाप्रधानी कहलाता था। और सुब्बारा पलू के अनुसार राज्य के मुख्यालय को उक्का, कवाडी और कवाडी कहा जाता था। तो इसमें कहा गया है ना कि राज्य के मुख्यालय को सीमा नहीं कहा जाता था, राज्य के मुख्यालय को उक्का, वाडी और कवाडी कहा जाता था।
तो ये ध्यान रखिएगा कि सुब्बारा पलू के अनुसार राज्य के मुख्यालय को कवाडी या कवाडी कहा जाता था। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना संगम वंश के शासकों ने की थी, हरिहर और बुक्का फर्स्ट। संगम वंश के शासकों ने हरिहर और बुक्का फर्स्ट ने की थी। ये तुलु वंश के शासकों द्वारा इसकी स्थापना नहीं हुई थी। नगर राजस्व विभाग को जो है कहा गया ना ऊपर कि राज जो था ये राजस्व विभाग था, राज राजस्व विभाग नहीं था। राजस्व विभाग को जो है विजयनगर साम्राज्य में अठावने अठावने कहा जाता था। क्या कहा जाता था? अठावने कहा जाता था। विजयनगर साम्राज्य में राजस्व विभाग को अठावने कहा जाता था, ध्यान रखिएगा, अक्सर पूछा जाता है। और शिष्ट भूमिकर को कहा जाता था। शिष्ट जो है शिष्ट विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है और भूमिकर लैंड टैक्स को शिष्ट कहा जाता था। ये उपज का 1/6 भाग दिया जाता था। ये सब बातें महत्वपूर्ण हैं, विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है और आ सकता है। तो शिष्ट 1/6 भाग, ठीक है। अब जजमानी प्रथा के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो जो जजमानी प्रथा है, फर्स्ट ए, जजमानी प्रथा ग्रामीण शिल्पियों द्वारा कृषक परिवारों को फसल में उनके हिस्से के एवज में परंपरागत रूप से उपज के निश्चित हिस्से को दिए जाने पर आधारित थी, या ए वाला क्या है? सही है। बी, ताराशंकर बंदोपाध्याय द्वारा बनाए गए एक आदर्श गौ देवता द्वारा वर्ष 1920-30 के दशक में पश्चिम बंगाल के आंतरिक जिले में ग्रामीण जीवन का वर्णन किया गया, ये भी सही है। सी, गौ देवता को जजमानी प्रथा के पतन के रूप में चित्रित किया गया है, ये भी सही बात है। अब डी, जजमानी प्रथा ब्राह्मणों द्वारा उनके जजमानों को प्रदत्त की जाने वाली धार्मिक सेवाओं तक सीमित थी। तो जजमानी प्रथा ब्राह्मणों द्वारा उनके जजमानों को प्रदत्त की जाने धार्मिक सेवाओं तक सीमित थी, ये गलत है, ठीक है। ई, ब्रिटिश औपनिवेशिक काल में जजमानी प्रथा नगरीय जीवन का एक हिस्सा थी, नहीं। ये तो विजयनगर साम्राज्य में और एंशियंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री के समय में ये थी, ये ब्रिटिश साम्राज्य के समय में नहीं थी। तो ई वाला भी गलत है। डी क्या है आपका? गलत है। तो बी, ए, बी, सी सही है। अब जजमानी प्रथा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन जान लीजिए। विलियम वाइजर पहले व्यक्ति थे जिन्होंने ग्रामीण भारत में जजमानी प्रथा का उल्लेख किया है। ग्रामीण भारत में जजमानी प्रथा का उल्लेख करने वाले जो विद्वान हैं वे विलियम वाइजर है। ये जो भारत में जजमानी प्रथा थी, मुख्य रूप से सेवाओं के बदले औसत वस्तुओं की प्राप्ति थी। सेवाओं के बदले औसत वस्तुओं की प्राप्ति थी और यह प्रथा ग्रामीण शिल्पियों द्वारा कृषक परिवारों को फसल में उनके हिस्से के एवज में परंपरागत रूप से उपज के निश्चित हिस्से को दिए जाने पर आधारित थी। तो ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। अब 46 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा सही है? भारत सरकार ने बॉम्बे सरकार पर दबाव बनाकर दक्कन उपद्रव की जांच के लिए आयोग के गठन की मांग की। तो जो दक्कन उपद्रव हुआ और ये स्टेटमेंट क्या है? सही है। अब बी, 1857 के विद्रोह के दौरान चिन्हट के युद्ध में अंग्रेजों की पराजय हुई। तो ये सही बात है कि 1857 में चिन्हट के युद्ध में अंग्रेजों की पराजय हुई। किसने पराजित किया था? किसने पराजित किया था? तो अहमदुल्ला शाह ने अंग्रेजों को इसमें पराजित किया था। ये बी सही है और ए भी सही है। अब सी, लॉर्ड डलहौजी ने अवध रियासत को इस रूप में वर्णित किया, एक स्ट्रॉबेरी जो एक दिन हमारे मुंह में ही गिरेगा। तो डलहौजी ने कहा तो था, स्ट्रॉबेरी नहीं कहा था, चेरी कहा था। क्या कहा था? चेरी कहा था, स्ट्रॉबेरी नहीं कहा था। सी गलत है। अब 1896 में किसी फिल्म को पहली बार वाटसन के होटल में बॉम्बे के में पर्दे पर दिखाया गया था, ये भी सही है। ई, 1857 के विद्रोह के दौरान सामल ने उत्तर प्रदेश के बड़ौद परगना के ग्रामीणों को लामबंद किया था, ये भी सही है। बड़ौद परगना के ग्रामीणों को लामबंद सामल ने किया था। तो इस हिसाब से ए वाला, ए, बी, डी, ई सही है। इसमें सी क्या था? गलत था। अब इसकी कुछ खास बातें जान लीजिए कि ये जो दक्कन उपद्रव हुआ था, ये कहाँ हुआ था? पूना में हुआ। दक्कन उपद्रव
पूना में सूपा गांव से शुरू हुआ और इसमें क्या हुआ, साहूकारों ने किसानों को ऋण देने से मना कर दिया और 1857 का विद्रोह हो चुका था। तो अंग्रेज इस दक्खन विद्रोह से इतना डर गए कि इसकी जांच कराने लगे। ये नहीं चाहते थे कि दक्खन उपद्रव भी एक बड़ा रूप धारण कर ले, ठीक है। और इसके लिए आयोग गठित हुआ और 1878 में एक रिपोर्ट तैयार की, 1878 में एक रिपोर्ट तैयार की गई, ठीक है। और इसको संसद में, ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत किया गया 1878 में। अब नेक्स्ट 47, भारतीय सेना में अधिकारियों के पूर्ण भारतीयकरण हेतु योजना तैयार करने के लिए किस कमेटी का गठन किया गया था? तो ए किचनर, बी सिया समिति, डी करजन समिति और डी डफ। तो ये सिया जो समिति थी, सिया समिति का गठन किया गया था। और सिया समिति, कुछ महत्वपूर्ण बातें जान लीजिए इससे संबंधित कि भारतीय सेना में अधिकारियों के भारतीयकरण हेतु जो योजना तैयार की गई, सिया समिति का गठन किया गया था। और इसमें जो है एक थे लेफ्टिनेंट जनरल अलेक्जेंडर, सर अलेक्जेंडर, लेफ्टिनेंट जो है जनरल सर अलेक्जेंडर थे और दूसरे लेफ्टिनेंट जनरल सर जॉन सिया थे, जॉन सिया थे। तो सर अलेक्जेंडर और जॉन सिया थे, तो जॉन सिया, ठीक है, ठीक है। और इसमें कहा गया कि भारत का पूर्ण तरीके से भारतीयकरण कर दिया जाएगा और ये कितने सालों में? 14 वर्ष में, 3 चरण में 14 वर्ष में किया जाएगा। और इस समिति का गठन 1920-21 में किया गया था। इन बातों को भी आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए, अपने भवनों में तुर्क सुल्तान मेहराब और गुंबद का प्रयोग व्यापक पैमाने पर करते थे, मेहराब और गुंबद का प्रयोग किया जाता था, ठीक है, ये सही है। बी, ना तो मेहराब और ना ही गुंबद तुर्की या मुस्लिम नवाचार था। देखिए, मेहराब और गुंबद ये दोनों नवाचार की बात देखा जाए तो ये भारत में इसकी खोज हुई थी, लेकिन फारसी में, पर्शियन में, फारस में ये अपने जन्मोत्सव पर पहुंचा था। तो बी वाला क्या है? सही है। अब सी, तुर्की अपने भवनों में उत्तम कोटि के चूने के गारे का प्रयोग करते थे, ये भी सी सही है। अब डी, तुर्की शासकों अपने भवनों में कभी भी स्लैब और बीम विधि का प्रयोग नहीं करते थे, गलत है। स्लैब और बीम विधि का भी प्रयोग किया है, तो डी वाला गलत है। अब ई, सर्वप्रथम वास्तविक मेहराब का प्रयोग सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद के मकबरे में किया गया था। तो सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद के मकबरे में नहीं किया गया था, बल्कि वास्तविक जो मेहराब का प्रयोग है ये अलाउद्दीन खिलजी ने जो अलाई दरवाजा बनवाया था उसमें किया गया था। तो डी क्या है? गलत है। ए बी सी मतलब बी वाला सही है। कुछ महत्वपूर्ण बातें इससे संबंधित, ये जो तुर्क विजेता जब भारत आए 12वीं शताब्दी में, तो स्थापत्य कला अपने साथ स्थापत्य कला भी लाए और उसे जो है सरासैनिक या इस्लामिक कला कहा जाता था। उसे क्या कहा जाता था? सरासैनिक या इस्लामिक कला। भारतीय जो स्थापत्य कला थी और जो ये लाए सरासैनिक या इस्लामिक कला, दोनों के मिश्रण से इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का उदय हुआ था। इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर दोनों के मिश्रण से। और इस विदेशी कला की मुख्य विशेषता थी गुंबद, मेहराब, ऊंची मीनार, मेहराबी डाटेदार छतें, ठीक है। तो अलाई दरवाजा में मैंने आपको बताया, और अलाई दरवाजा में इस्लामी पद्धतियों का केवल प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट 49, अकबर के शासनकाल के दौरान निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम व्यवस्थित करें। कश्मीर का सम्मेलन, गुजरात की विजय, नवरोज त्योहार का पुनरुत्थान, हल्दी घाटी का युद्ध, मालवा की विजय। देखिए, पहले तो हम लोग इसको तिथि के अनुसार देखेंगे और फिर हम आपको एक फार्मूला बताएंगे। मालवा की विजय 1561 से 64। मालवा की विजय क्या है? अकबर ने 1561-64 में की थी। गुजरात की विजय अकबर ने 1572-73 में की थी। और गुजरात की विजय के समय अकबर ने सर्वप्रथम समुद्र को देखा था। और तीसरी हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में। हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था वो 1576
976 में हुआ था, ये सही है। नवरोज त्योहार का पुनरुत्थान अकबर ने नवरोज त्योहार को आरंभ किया 1577-78। ये फारस की पर्शियन की महत्वपूर्ण परंपरा थी, नवरोज त्योहार वहीं से लिया गया था। तो ये 1577 और 78 के बीच। और डी कश्मीर का विलय जो है 1586-87 में अकबर के समय में हुआ था। तो इसको याद, इसको तो डेट के हिसाब से आप ध्यान रखिए, लेकिन आप इसको एक फार्मूला भी बना सकते हैं ताकि यही क्वेश्चन कभी आए तो आपसे गलत ना हो। मागू हा नौक, मागू हा नौक, मागू हा नौक। तो मा से मालवा, गू से गुजरात, हा से हल्दी घाटी और नौ से नौरोज और का से कश्मीर। मागू हा नौक, नौक ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा सही है? बालयोगिनी एक विधवा एवं इसकी पुत्री की वेदना पर आधारित थी। बात सही है कि बालयोगिनी जो थी ये विधवा और उसकी पुत्री की वेदना पर आधारित थी। दूसरा, त्याग भूमि, त्याग भूमि अस्पृश्यों की दुर्दशा पर आधारित थी। ये भी सही है कि त्याग भूमि जो थी अस्पृश्यों की दुर्दशा पर आधारित थी। तीसरा, सेवा सदन देशभक्ति पूर्ण फिल्म थी। ये सही है कि सेवा सदन एक देशभक्ति पूर्ण फिल्म थी। तो ABC क्या है? सही है। डी, वंदे मातरम एक देशभक्ति पूर्ण, वंदे मातरम जो थी तेलुगु भाषा में निर्मित की गई थी। ये सही बात है, वंदे मातरम तेलुगु भाषा में निर्मित की गई थी। और ई, वंदे मातरम फिल्म का निर्माण बीन रेड्डी ने किया था। वंदे मातरम फिल्म का निर्माण बीन रेड्डी ने किया था। पांचों इंफॉर्मेशन ABCDE क्या है? सही है। इसके अनुसार ABCD A वाला सही है। अब कुछ महत्वपूर्ण बातें इससे रिलेटेड आप समझ लीजिए। बालयोगिनी जो है 1937 में तमिल और तेलुगु भाषा में बनी फिल्म थी बालयोगिनी, और ये इसके निर्देशक के सुब्रमण्यम थे। देखिए फिल्म पर अक्सर क्वेश्चन 1-2 आ जा रहे हैं, तो फिल्म से संबंधित जो इंफॉर्मेशन है उसे ध्यान रखिए, दोबारा बन सकता है वहां से। तो इसके निर्देशक के सुब्रमण्यम है। यह फिल्म विधवा और उसकी पुत्री की वेदना से संबंधित थी। त्याग भूमि 1939 में बनी। पूछ सकता है बालयोगिनी कब बनी, त्याग भूमि कब बनी, ये सब ठीक है। तो त्याग भूमि 1939 ईस्वी में बनी। इसके भी निर्देशक सुब्रमण्यम है। इसमें अस्पृश्यों की दुर्दशा पर आधारित है ये। और सेवा सदन पूर्णतः देशभक्ति फिल्म थी। वंदे मातरम तेलुगु भाषा में बनी थी 1939 ईस्वी में। इसके निर्माता BN रेड्डी हैं, BN रेड्डी। अब जो है, और इसी फिल्म के संगीत निर्देशक चित्तौड़ V नागया है, चित्तौड़ V नागया। 51 नंबर, निम्नलिखित कौन सा कथन सही है? मास्की एवं गुजरा लघु शिलालेख के अतिरिक्त अशोक का उल्लेख अन्य सभी अभिलेखों में देवनाम प्री एवं पीदस्सी के रूप में किया गया। ये सही है कि मास्की और गुजरा को छोड़कर बाकी में अशोक को देवनाम प्री और पीदस्सी, देवताओं में प्री और प्रियो और महत्वपूर्ण प्री जो है ये अशोक को कहा जाता था। अब बी वाला 13वां शिलालेख में, 13वें शिलालेख में अशोक ने कलिंग युद्ध के कारण उत्पन्न कष्टों के प्रति वास्तविक पश्चाताप को व्यक्त किया। ये बात सही है। अभिलेख 13 में जो है इसका उल्लेख हमें मिलता है कलिंग युद्ध का। सी, आरामीक लिपि वाले अशोक के अभिलेख तक्षशिला और जलालाबाद में पाए गए हैं। तो ये बात सही है कि ये दोनों यहीं से पाए गए हैं, अफगानिस्तान से पाए गए हैं। सी वाला भी सही है। डी, अशोक को पुरुगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु द्वारा बौद्ध धर्म में दीक्षित किया गया था। डी जो है ये गलत है। डी क्या है? गलत है। अब ई, यूनानी एवं आर्मेइक में लिखित अशोक को एक द्विभाषी अभिलेख मैसूर स्थित कोब्बल तालुक के गावी मठ और पालकी गुड्डू से पाए गए हैं। डी और ई गलत है। डी क्या है? गलत है। तो इस हिसाब से सी वाला जो है आपका सही है। इससे कुछ महत्वपूर्ण बातें, अशोक मौर्य साम्राज्य बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में अक्सर आते हैं। तो अशोक जो है 273 BC में मगध के राज सिंहासन पर बैठ रहे हैं। और अशोक के बारे में मास्की और गुजरा के अतिरिक्त अन्य अभिलेखों में देवनामप्री और देवनामपीदस्सी देवताओं का प्रिय अथवा देखने में सुंदर के रूप में उल्लेख किया गया है। पुराणों में अशोक को किस रूप से जाना गया? अशोक वर्धन।
पुराणों में अशोक को क्या कहा गया? अशोक वर्धन कहा गया है। देखिए अशोक जो अपने शासन के 8वें वर्ष क्या कर रहे हैं? कलिंग को जीत रहे हैं। 8वें वर्ष कलिंग को जीत रहे हैं और 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का जिक्र किया गया है। और ये जो यूनानी और आर्मेनिक, और हाँ एक चीज और खास बात, जो सिली अनुश्रुति है, सिहली अनुश्रुति जो है, जिसे दीपवंश महावंश विशेष रूप से उल्लेखनीय है, दीपवंश और महावंश, इसमें कहा गया है कि अशोक को अपने शासन काल के चौथे वर्ष जो है निग्रोध नामक 7 वर्षीय बौद्ध भिक्षु ने क्या किया था? बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। तो अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित करने वाला का नाम क्या है? निग्रोथ है, निग्रोथ है। इसका उल्लेख दीपवंश महावंश सिहली अनुसूची में किया गया है। और ये काम कब हो रहा है? अशोक के शासन के 4थे वर्ष हो रहा है। और इस बालक की एज क्या है? 7 वर्ष है। ये 7 वर्ष का भिक्षु बालक है, बौद्ध भिक्षु। ये ध्यान रखिएगा। और एक बात और ध्यान रखिए कि ये जो यूनानी, ग्रीक और अरेमेइक लिखित अशोक का द्विभाषिक अभिलेख है, ये कहां से मिला है? सरेकोना अफगानिस्तान से मिला। सरेकोना अफगानिस्तान से मिला। और इसका प्रकाशन कब हो रहा है? सर्वप्रथम ईस्ट एंड वेस्ट नामक पत्रिका में हो रहा है। ईस्ट एंड वेस्ट नामक पत्रिका में इसका प्रकाशन हो रहा है। और ये कब हो रहा है? ये पत्रिका कब निकल रही है? 1958 में निकल रही है। किसने किया था? उम्बर्टो सीरेटो ने किया था। उम्बर्टो सीरेटो ने जो है किया था।